नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नौकरी जाने का डर सता रहा है, नई नौकरी का ऑफर नहीं आ रहा है, बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश है। नौकरी है लेकिन तरक्की की आस है। तो जी आज काल चक्र में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए विषय चुना गया है, क्योंकि सबके जहन में ये परेशानी रहती है, कब मिलेगी मुझे नई नौकरी, कब होगा मेरा प्रमोशन, कब मिलेगा मुझे मेरे काम का पूरा क्रेडिट। अमूमन हर नौकरी पेशा के जहन में ये सवाल बना हुआ रहता है और इसलिए आज का शो उन तमाम कामकाजी लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं। साथ ही वो लोग जो नई नौकरी सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन की तलाश में हैं। ऐसे तमाम लोगों को नई जॉब या प्रमोशन के लिए अपने लग्न के अनुसार कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। तो देखिए आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वाकई आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है लेकिन उसके पीछे वजह नहीं पता चलता, और नौकरी आप कर रहे हैं उसके पीछे क्या परेशानी है, क्यों आपका प्रमोशन नहीं मिल रहा, सब कुछ पंडित जी बताएंगे। पंडित जी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप लग्न के अनुसार बताएं कि कैसे क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप वाकई कुंडली की बात की जाए तो नौकरी और लग्न में कुछ संबंध होता है। अगर आपका लग्न खराब है तो क्या वाकई इस पर असर भी होता है? लग्न का संबंध जी जीवन के हर पहलू से होता है। अच्छा, पहली बात तो कुछ दर्शक हमारे साथ नए भी जुड़े होंगे, जी जी जी, उन्हें ये पता लगना चाहिए कि लग्न क्या है। बिल्कुल पंडित जी। जो 27 दिनों में 12 राशियां होती हैं वही 24 घंटे में 12 लग्न बन जाती हैं। अच्छा, अमूमन एक मोटे लेखा से जी जी 2 घंटे की एक लग्न होती है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कुदस्र दसरा गुणबाण दसरा वेदाभिरामा भुज वेदरामा सराभिरामा सरराम रामा क्रमोत्क्रमय मेघतुलादि मानम। कोई लग्न 1.5 घंटे की होती है, कोई लग्न 1.25-2 घंटे की होती है, कोई लग्न 2 घंटे 5 मिनट की होती है। ऐसे लग्नों की स्थिति है। लेकिन अगर एक औसत बात की जाए तो 12 लग्न 24 घंटे में भोग करती हैं, इसको लग्न कहते हैं। और यही 12 नाम जब महीने में भोग करते हैं 27 दिनों में, अच्छा। तो इसको हम राशि कहते हैं। जी, ठीक है जी। लग्न का तात्पर्य यह है कि जिस राशि में सूर्य होता है वही सूर्योदय के समय लग्न होता है। जिस राशि में सूर्य होगा वही सूर्योदय के समय लग्न होगा। जी ठीक है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली के बाद एक चंद्र कुंडली आती है। जी पंडित जी। लग्न कुंडली को लग्न को एक मान करके और उसको मतलब कि ग्रहों को स्पष्ट किया जाता है। और चंद्र कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है उस नंबर को लग्न में लिख करके और उसके अनुसार ग्रहों को लिखा जाता है। अब किसी किसी की कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है, किसी किसी की कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावी होती है। जी लग्न कुंडली प्रभावी होगी तो लग्न के अनुसार फल मिलेंगे, चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो चंद्र कुंडली के पंडित जी, अनुसार यहाँ फल एक और मिलेंगे। बात समझना चाहूंगी। आप यहाँ चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली की मुझे लगता है बहुत हमारे दर्शकों को भी ये नहीं पता होगा। तो क्या जब कुंडली बनवाते हैं तो दोनों के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि अगर आपने लग्न के कुंडली जब बनती है तो उसमें दोनों बनता है। अच्छा। लग्न कुंडली भी बनती है, चंद्र कुंडली भी बनती है। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि कोई कोई माई का लाल है जो ये मतलब कि जो है आकलन कर पाता है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। अच्छा, ये कोई कोई माई का लाल इस विधा को जान पाता है कि इसकी लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। जी। और 12 साल तक तो पता ही नहीं चलता कि लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली तो प्रभावी पंडित जी है। जैसे आपने कहा कि चंद्र कुंडली किसी का प्रभावी होता है, तो अगर जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव पड़ता है, तो वो जिसका चंद्र कुंडली मानिए प्रभावी ज्यादा है तो उसी के हिसाब से उनको उसी के हिसाब से सब फलादेश होगा। अच्छा। और लग्न कुंडली प्रभावी है तो लग्न के हिसाब से सारा जिस प्रभाव जो होगा। ज्यादा पावरफुल होगा हाँ, उसी के हिसाब। हाँ। जी जी तो कहने का मतलब यह है कि जो मतलब कि लग्न है इसका हमारे शरीर से, जी हमारे वित्तीय संसाधनों से, हमारे पराक्रम से, हमारे वाहन भूमि भवन वाहन के सुख से, हमारे संतान सुख से, विद्या से, रोग शत्रु से,
विवाह से, मृत्यु से, यहाँ तक कि भाग्य से, पिता से, आजीविका से, नौकरी से, व्यवसाय से, जी। आय स्रोत से, व्यय से, सबका संबंध बनता है। लग्नेश, लग्न का स्वामी को लग्नेश कहते हैं। जी पंडित जी। अगर वो मजबूत है, बलवान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, शुभ ग्रहों से युत है, या पंचमेश नवमेश के साथ है, तो ऐसा जातक राजा धीराज होता है। जी। और वो दुर्बल है, छठे, आठवें, 12वें स्थान में गया हुआ है, अस्त है, पापक ग्रहों के प्रभाव में है, पापक ग्रहों के मध्य में है, तो ऐसा जातक पूरा जीवन मलिन जीवन व्यतीत करता है। किसी तरह से जीविकोपार्जन करके अपना उदर पोषण करता है। नारकीय जिंदगी जिसको कह सकते हो, दूसरे शब्दों में वो वाली बात होती है। तो पंडित जी, जो आप बता रहे हैं, जैसे नौकरी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये देखिए सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो अगर लग्न की बात की जाए तो किस दिशा में हो, किस घर में हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, पावरफुल रहता है? देखो, किसी भी व्यक्ति के नौकरी को जानने के लिए जी पंडित जी। उसके दशम भाव को और तृतीय भाव को देखा जाता है। जी जी। अगर उसके दशम भाव का स्वामी अच्छा है, दशम भाव का स्वामी अच्छे नवांश में है, तृतीय भाव का स्वामी अच्छा है, अच्छे नवांश में है, जी। दशम भाव से सूर्य मंगल संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में होता है। अच्छा। अगर सूर्य बुध की स्थिति बन रही है तो ऐसा व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकालत की पढ़ाई करेगा। अगर उसका संबंध बृहस्पति से बनेगा तो ऐसा आदमी पीएचडी करके, रिसर्च करके प्रोफेसर आदि बनेगा। अगर चंद्रमा से उसका गंभीर संबंध है तो ऐसा व्यक्ति रस, रसायन, औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा। अगर उसका संबंध मंगल से है तो ऐसे व्यक्ति के कंधे पर स्टार होगा, वो सेना, पुलिस या मतलब कि किसी भी रक्षा के उपक्रम में जाएगा। जी जी। इसी तरह से अगर शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने के लिए और मतलब कि ग्लैमर की दुनिया में सफलता प्राप्त करेगा। अगर शनि है तो ऐसा व्यक्ति तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, और अगर शनि दुर्बल निर्बल है तो मजदूरी करके भी आजीविका चलाएगा। जी। इसी तरह से राहु केतु के होने का भी फल है, लेकिन राहु केतु के फल में एक विशेषता है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु और केतु को क्या फल देंगे ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। अच्छा। राहु और केतु जिस ग्रह के घर में रहते हैं उस ग्रह का जो बड़ा बल होता है उसके अनुसार ये फल देते हैं। इनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। जिस ग्रह की कक्षा में रहते हैं और उस ग्रह की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ये फलादेश करते हैं। जी पंडित जी, बिल्कुल आपने कई बार दर्शकों को भी ये बताया कालचक्र में कि राहु ये नहीं कह सकते कि आपके लिए खराब ही होगा। तो बिल्कुल आज पंडित जी आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे इम्पैक्ट होता है आपके लग्न के हिसाब से, आपके नौकरी, आपके करियर, आपके तरक्की को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लग्न के अनुसार उपायों की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न के बारे में कि मेष लग्न वालों के वो लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नौकरी से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष लग्न वालों की आजीविका के बारे में विचार करने के लिए शनि और बुध का विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में शनि और बुध की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी की जीविका बहुत अच्छी होगी, सराहनीय, प्रशंसनीय होगी। लेकिन अगर शनि और बुध मलिन स्थिति में हैं, अस्त अवस्था में हैं या पीड़ित हैं या नीच के नवांशक में हैं तो ऐसे आदमी के जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी, कभी अस्थायित्व तो नहीं आएगा। मेष लग्न वालों को नौकरी में अस्थिरता का सामना इसलिए करना पड़ता है कि इनका आजीविका भाव का स्वामी शनि है और शनि एक मंद ग्रह है, और मंद ग्रह होने के कारण
इनके आजीविका का जो स्वामी है ये इन्हें एक जगह पर लंबे समय तक टिकने नहीं देता है। इनके लिए एक जगह पर बहुत दिनों तक काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये बार बार नौकरी बदलते हैं या तरक्की नहीं पाते हैं। इनको नौकरी का चुनाव करते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए और पूरे जीवन इन्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अगर करते रहें और हनुमान जी की कृपा अगर बनी रहे तो कभी नौकरी में समस्या भी नहीं आएगी। ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलों का सामना भी कर पाएंगे। और रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ देकर अगर आप गायत्री मंत्र का 108 बार जप कर लें और गायत्री मंत्र से हवन कर लें तो मेरा विश्वास है कि आप कभी आजीविका के लिए नहीं फटफटाएंगे। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप सुबह सूर्य को जल देकर 108 बार गायत्री मंत्र बोलकर और 108 बार गायत्री मंत्र गाय के घी से हवन कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना दुर्भाग्य आपके साथ हो, सारा दुर्भाग्य आपका 100 दिनों के अंदर नष्ट हो जाएगा और आप प्रगति के पथ पर चल देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके लग्न का स्वामी अगर लग्न में होगा तब तो सफलता आपके घर बैठे मिलेगी। लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में होगा तो आप कम उम्र में ही पैसा कमाने लगेंगे। लग्न का स्वामी तृतीय भाव में होगा तो आप पराक्रम करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। लग्न का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में होगा तो आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा। लग्न का स्वामी पंचम भाव में होगा तो आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आपको सफलता मिलेगी। लग्न का स्वामी छठे भाव में होगा तो आपके स्वास्थ्य के कारण आपकी प्रगति रुक जाएगी। अगर लग्न का स्वामी सप्तम भाव में होगा तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। लग्न का स्वामी अष्टम भाव में होगा तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी और रोजगार में परेशानी आएगी। लग्न का स्वामी भाग्य स्थान में होगा तो फिर किस्मत के भरोसे आप हर समय चमकते रहेंगे। लग्न का स्वामी दसम भाव में होगा तो भी आपके लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करेगा। लग्न का स्वामी एकादश भाव में होगा तो ईमानदारी की कमाई होगी। लग्न का स्वामी व्यय भाव में होगा तो स्वास्थ्य प्रायः खराब रहेगा और कर्ज की स्थिति बनी रहेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। रोज पशु पक्षियों को सतंजा खिलाना चाहिए। आपको शुक्र, बुध और राहु की दशा में विशेष सावधानी बरतनी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की बात की जाए, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और मैं कहूंगी कि अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपना कुंडली निकाल लें, क्योंकि पंडित जी आप लग्न के अनुसार आपको बता रहे हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए और क्या स्थिति और परिस्थिति है। पंडित जी, कई बार कालचक्र के दर्शकों को आपने बताया है कि कैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इससे कहते हैं कि आपके अंदर तेजस्वी आता है, आप हर परेशानी से बच जाते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी वो विधि आप बताएं, और जब सूर्य को अर्घ दे रहे होते तो क्या उस समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? नहीं, सूर्य को अर्घ देते समय जी एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, रोली ले लीजिए। उसमें केवल शहद और गुड़ तांबे के लोटे में नहीं डाला जाता है, ठीक है। मीठे का स्पर्श तांबे के साथ मदिरा बना देता है। तो इसलिए अगर आपको चीनी या गुड़ डालने की ज़रूरत महसूस होती हो तो आप पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें, चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। तो 3 बार में सूर्य को देखते हुए, अगर सूर्योदय से 1.5 घंटे के अंदर आप अर्घ दे रहे हैं तो सूर्य को देखते हुए 3 बार में अपने चेहरे के सामने लोटे को रख करके 3 बार में जल को गिराएं और हर बार एक मंत्र बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये 3 बार बोलें। और हाँ, अपने मन में एक शंका निकाल दें कि पानी गिरा और उसका छींटा आपके पैरों पर आ गया तो ये दोष हो गया। ये निकाल दीजिए, दिमाग से वहम निकाल दीजिए, क्योंकि आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, न कि पृथ्वी को। और जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो लोटे से निकलता ही जल, ज्यों ही लोटे से बाहर हुआ जल त्यों ही सूर्य को प्राप्त हो गया। और जब पृथ्वी पर गिरा तब उसका कोई मतलब नहीं कि वो सूर्य का जल है जो आपके पैरों पर पड़ रहा है। पैरों पर पड़ भी गया छींटा तो इससे आपको दुखी होने की या ये सोचने की बात नहीं है करे तो पाप हो गया,
ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि गंगा लाख स्नान करिए, लेकिन जब तक गंगा नहाने के बाद आपके मन में ये विश्वास न आए कि अब मैं पाप मुक्त हो गया, तब तक आप पाप मुक्त नहीं होंगे। और जब गंगा एक ही बार नहाइए और सोचिए बस सारा पाप तो आज धुल गया, और ये दृढ़ विश्वास आपके मन में हो जाए, तो सचमुच में पाप धुल जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा आपको फल मिलता है। अच्छा हाँ, गायत्री की बात जहाँ तक है तो हर सनातन धर्मी के लिए आदेश है कि सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना, गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करना, ये हर सनातनी के लिए शास्त्रों में निर्देश है। यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जहाँ भी सनातन धर्मी रहते हैं और जिन बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है, उसमें एक ही मंत्र कॉमन है, सभी बच्चों को एक ही मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र है गायत्री मंत्र। सभी जितने भी ब्रह्मचारी बालक होते हैं, सबके कान में जो गुरु मंत्र देते हैं वो एक ही मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी एक मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति हर प्रकार के मंत्रों को करने का अधिकारी हो जाता है। तो गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है। और यदि आप 108 बार ऐसा कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए कि निश्चित रूप से आप कभी नकारात्मक एनर्जी के बीच में नहीं फंसेंगे। दूसरी बात, अगर और कुछ अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपका जीवन दुनिया से हट के दिखे, आप अगर धरती पर आए हैं तो आप ये प्रमाण कर सकें कि आप आए थे। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं तो निशान बना के जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन जितने दिन के लिए इस पृथ्वी पर है तो मेरे आने की एक याददाश्त रहे, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप प्राणायाम शुरू करिए। और प्राणायाम कौन सा? नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये कपालभाति से कुछ नहीं होने वाला है, अनुलोम विलोम से कुछ नहीं होने वाला है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? 15 सेकंड श्वास को अंदर ले जाइए बाईं नाक से, और 60 सेकंड तक श्वास को दोनों नाक बंद करके रोकिए, और 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से बाहर निकालिए श्वास को। और इसमें 9 बार एक मंत्र है, उसको पढ़ना है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 बार, 3 बार नाभि पर, 6 पंखुड़ियों वाले नीले कमल पर बैठे हुए भगवान विष्णु को देखते हुए, हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाले ब्राउन कलर के कमल पर भगवान ब्रह्मा को, चतुर्मुख ब्रह्मा को बैठे हुए देखिए, और भ्रिकुटी पर यहाँ द्विदल सफेद कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव को विराजमान देखिए। 3 बार मंत्र का जप नाभि पर ध्यान करके, 3 बार जप हृदय पर ध्यान करके, और 3 बार जप भ्रिकुटी पर ध्यान करके इस मंत्र का जप किया जाता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये इतना आसान नहीं है कि आप करेंगे तो 2 दिन में करने लगेंगे, नहीं, ये अभ्यास करना है आपको। पहले 10 सेकंड श्वास को खींचिए, 40 सेकंड रोकिए, 20 सेकंड छोड़िए। 6 महीने तक ऐसा अभ्यास करिए। फिर 6 महीने के बाद कोशिश करिए 15 सेकंड श्वास को खींचिए, 60 सेकंड रोकिए और 30 सेकंड छोड़िए। अगर ये अभ्यास 1, 2, 3 साल तक आपका हो गया तो फिर ये आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि जितने भी आपके कुंडली के खराब ग्रह हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आपका प्राणायाम सिद्ध हो गया तो सारे ग्रह आपके निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। गीता में साफ साफ वेदव्यास ने गीता महात्म्य में लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मतलब जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और जो प्राणायाम करता है, उसको पूर्व जन्म के
प्रारब्ध बाधित नहीं करते हैं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। भगवान कहते हैं कि अगर बलों में मेरी गणना करनी हो तो मुझे प्राणायाम के रूप में देखो। तो यही प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अब ये कैसे आप अच्छे से करेंगे, इसके लिए आपको गीता प्रेस की एक किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो किताब ले लीजिए। उसमें सूर्य को अर्घ्य देने की विधि, सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र, प्राणायाम करने की विधि, प्राणायाम का मंत्र, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कितना आसान है ना। और उसका अभ्यास करके अगर आप लग जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरी बात, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि इस प्राणायाम की 4 अवस्था होती है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति वो अवस्था है जब आपके शरीर के सारे रोग प्राणायाम के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, तो उसको ध्वस्ति कहते हैं। प्राप्ति वो अवस्था है जिसमें आपको अनायास अपने जीवन और आजीविका से संबंधित संसाधनों की प्राप्ति होने लगे, तो उसको प्राप्ति कहते हैं। और तीसरा संबित अवस्था है। संबित अवस्था में आप ग्रह गोचर, देश काल परिस्थिति का अनुमान, भविष्यवाणी अपने आप जब करने लगते हैं तो ये संबित अवस्था है। प्रसादावस्था वो है कि जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन के सारे संसाधन आपकी इच्छा के अनुकूल आपके जीवन में उपलब्ध होते हैं। तो ये मार्कंडेय पुराण का वाक्य है कि प्राणायाम का क्या परिणाम होता है उसके बारे में। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर प्राणायाम लोग करना शुरू कर दें तो मैं तो कहता हूं कि चाहे कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य है, सारे दुर्भाग्य को मिटाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की, और वृषभ लग्न वाले नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए वृषभ लग्न वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृक्ष स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट सुफुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतोत शब्दों विस्मोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्थ शूद्रो। वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं ना, इनका आप अगर चेहरा देखेंगे तो हल्का सा इनका चेहरा लंबा और लंबाई लिए हुए होता है। प्रायः वृषभ लग्न के लोगों का रंग साफ होता है और हल्का सा इनका चेहरा लंबाई लिए हुए होता है। अगर शनि आदि, राहु आदि किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव लग्न पर नहीं है तो प्रायः ये गोरे ही होते हैं और इनके बाल घने होते हैं। ये कम बोलने वाले होते हैं, कम बोलते हैं और प्रायः नेचर से भी ये बहुत सीधे होते हैं। विवाद या मतलब कि कलह करना इनके बस की बात नहीं होती है, लड़ना झगड़ना इनके बस की बात नहीं होती है। लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण वृषभ लग्न वालों का नौकरी में मन नहीं लगता है, इनमें उत्साह की कमी हो जाती है और ये अपनी दिनचर्या से ही ऊब जाते हैं। एक ही नौकरी में बिना तरक्की के लंबे समय तक रहना पड़ता है और नई नौकरी ढूंढना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं बताऊं, वृषभ लग्न के जातक प्रायः बहुत एम्बिशियस नहीं होते हैं, प्रायः बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो आजीविका का स्वामी है वो शनि है और जो इनके पराक्रम का स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी कक्षा बदलता रहता है, कभी वो अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को स्थिरता सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, इसीलिए ये नौकरी में जंप नहीं करते हैं, यहाँ से कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ इंक्रीमेंट, कल वहाँ नहीं। इनको अगर सुख शांति मिल रही है तो ये कम वेतन में भी एक जगह लगे रहेंगे और बड़े विश्वसनीय बन करके ये काम करते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वृषभ लग्न वालों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करने से इनके कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, जो इनके लग्न का स्वामी है। इससे ये नौकरी और परिवार में संतुलन बना पाते हैं और किसी से सलाह लेकर के, वैसे अगर आपकी कुंडली में वृषभ लग्न हो और वृषभ राशि हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो या फिर आपकी कन्या राशि हो या तुला राशि हो तब तो नहीं, लेकिन अगर वृषभ लग्न हो और
राशि आपकी कर्क हो, वृश्चिक हो, मीन राशि हो तो आप पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट की सलाह पर। 21 शुक्रवार चींटियों को आटा चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। आपको तुला और धनु लग्न के लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक अनीता कानपुर से जुड़ चुकी हैं। अनीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अनीता जी। पंडित जी, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2017, 6:15 सुबह, झांसी। पंडित जी, मेरा प्रश्न है, एक तो ये नटखट बहुत है, बात नहीं मानते हैं, कोई भी बात कहो तो सुनते नहीं है। मैंने इनकी कुंडली किसी को दिखाई थी तो वो ये बोल रहे थे कि इसके सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, ये बहुत तरक्की करेगा। हेलो? हाँ, ये बहुत तरक्की करेगा, इसके ग्रह इतने अच्छे हैं कि ये किस लाइन में जाएं और ऐसा कौन सा उपाय करें कि इनका नटखटपन थोड़ा वो हो जाए पंडित जी। इससे हम थोड़े से परेशान हैं, बाकी तो अच्छे हैं बस, और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। आप ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए। देखिए, नटखट बच्चे प्रायः अच्छे होते हैं। हमारे भगवान श्री राम भी नटखट थे, भगवान श्री कृष्ण भी नटखट थे। भगवान राम को जब दशरथ जी भोजन कराते थे तो दही और भात मुंह में लपेट करके और किलकारी मारते हुए पूरे आंगन में दौड़ते थे, और बार बार दशरथ जी बुलाते थे लेकिन वो नहीं आते थे। जब माता कौशल्या बुलाती थी तो आ जाते थे। इसको कथाकार ऐसे कहते हैं कि दशरथ जी चारों वेदों के साक्षात स्वरूप हैं, ये शास्त्रों में वर्णन आया है। और माँ कौशल्या भक्ति स्वरूपा हैं, तो चूंकि प्रभु भक्ति के अधीन हैं इसलिए माँ कौशल्या बुलाती थी तो आ जाते थे। इसी तरह से यशोदा मैया को अपने बाल काल का सुख देने के लिए भगवान तमाम प्रकार की लीलाएं करते थे। जो बच्चे बचपन में नटखट होते हैं वो आगे चलकर बहुत अच्छे निकलते हैं। मेरे जीवन का पूरा अनुभव की बात बता रहा हूँ, तो इस पे तो आप चिंतित मत होइए, बल्कि आनंद लीजिए उनके बाल लीला का। जहाँ तक इन्हें करना क्या चाहिए तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा अनीता जी। इन्हें आप केवल और केवल इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। इंजीनियरिंग के फील्ड में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। इसमें इनको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। इन्हें अच्छे इन्वायरमेंट में रखिए और कभी इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करिए। कभी मुंह से कुछ बुरा मत बोलिए, करे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो फेल हो जाओगे, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से कभी अशुभ वाक्यों का प्रयोग ना करें, और मुझे लगता है कि ये भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मिथुन लगन वाले अपने करियर में कैसे होते हैं, साथ ही नई जॉब और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। प्रत्यक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयुष्ण मध्य प्रजा संघवनस्त शुद्रौ स्निग्ध दिने तथोग्रह। जिसका चेहरा पान के पत्ते की तरह हो, नाक तक पुरुष की तरह चेहरा हो और नाक के नीचे स्त्री की तरह चेहरा हो, मतलब आकर के एकदम पतला हो जाए, और नाक कैसी हो, तोते की तरह, रंग कैसा हो, हरित वर्ण, चमड़ी कैसी हो, उस पर नाखून से भी स्क्रैच किया जाए तो पता ना लगे, कम बोलने वाले, कम संतान वाले, ये मिथुन राशि के जातकों के लक्षण हैं। मध्यम ऊंचाई, न बहुत अच्छी न बहुत खराब, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच पुरुषों की ऊंचाई, महिलाओं की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच। अब हरियाणा में जाकर के किसी की ऊंचाई बढ़ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन जो भारत की बात है वो बता रहा हूँ। तो मिथुन लग्न के जातक जो है वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण इनके पराक्रम का स्वामी सूर्य होता है और इनके आजीविका का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति और सूर्य के बलाबल का विचार करके इनके नौकरी के बारे में अनुमान लगाया जाता है।
मिथुन राशि के जातक नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी बातें किसी को समझा पाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में असमर्थ होते हैं। उसका कारण होता है कि ये बड़े संकोची होते हैं, इनके अंदर हेजिटेशन बहुत होता है, ये बहुत दुल्हन की तरह शर्मीले होते हैं। और अगर इनसे आप कहिए कि आपने सही बात बोला क्यों नहीं, तो कहना क्या बकवास करना है, क्या बोलना है, जब आदमी समझ नहीं रहा है तो क्या बोलना है, ऐसे बोलते हैं। मिथुन लग्न वालों को हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी नौकरी में उनके काम को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मिथुन लग्न वाले अच्छी योजनाएं भी बना पाने में कई बार असफल होते हैं। आत्मविश्वास की कमी तो होती ही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से इनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बुध को भी मजबूत करने से इनको अपनी नौकरी में बहुत लाभ मिलता है। अगर ये रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और राम दरबार की पूजा करें तो इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है। पन्ने की अंगूठी अगर दाहिने हाथ की सबसे कनिष्ठिका उंगली में धारण करें तो इससे भी इनके भाग्योदय में सहायता मिलती है और इनके काम का सम्मान होता है और इनका वर्चस्व बढ़ता है। पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो विधारा की जड़ हरे रंग धागे में आप करके उसे गले में धारण कर लें या 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला अपने गले में धारण करके रखें। 21 बुधवार गायों को हरा चारा खिलाएं। माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करें और आपको और कोई भी रत्न अगर लेना हो तो बिना किसी एक्सपर्ट या अनुभवी ज्योतिषी के सलाह के उसे आप धारण न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कर्क लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनको नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए। देखिए, कर्क लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि प्रायः कर्क लग्न के लोग जो होते हैं बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और इनका मुखमंडल काफ़ी तेजस्विता से परिपूर्ण होता है। और अगर चंद्रमा की कुंडली अच्छी है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। कर्क लग्न वालों की कुंडली में अगर ग्रह नौकरी का प्रतिनिधित्व तो मंगल करता है और इनके पराक्रम का प्रतिनिधित्व बुध करता है। मंगल और बुध की स्थिति अच्छी होने से ये बहुत अच्छी नौकरी में और बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रशासक भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे नेता भी होते हैं, ऐसे लोग देश और सरकार को चलाने में बड़ी कुशलता दिखाते हैं। लेकिन अगर अशुभ ग्रह है तो नौकरी के भाव पर उसका शुभ प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो कार्यक्षेत्र में इनकी भावनाएं इनकी कमजोरी बन जाती हैं। ये कार्यक्षेत्र में तनाव नहीं झेल पाते हैं या जरूरत से ज़्यादा उत्साहित होकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कर्क लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और सफलता पाने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर शनि मंदिर में न जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि शनि की दृष्टि से बचना चाहिए। और जब आप शनि मंदिर जाएंगे तो शनि की जितने मूर्तियां आजकल लगी हुई हैं सब में आंखें लगी हुई हैं और खुली आंख से शनि देव बैठे हुए हैं। मानो तो भैया देव नहीं तो सब पत्थर ही पत्थर है। तो अगर आप मानते हो तो शनि देव के नेत्र के सामने नहीं जाना चाहिए और शनिवार को जाके पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के चले आओ तो क्या बुरा है। वहाँ तो शनि देव और प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मी का वरदान है कि मैं शनिवार को पीपल के पेड़ में निवास करूंगी, जो लोग वासुदेव की पूजा करेंगे उनके घर में सहजता से चली जाऊंगी। अब एक हाथ में 2-2 लड्डू, एक तो शनिदेव प्रसन्न, दूसरे महालक्ष्मी आपके साथ साथ। तो आप ही सोच लीजिए कि आपको शनि मंदिर जाना है, पीपल के नीचे जाना है। और जानते हैं, शनि देव का सबसे सिद्ध स्थान अगर भारत में कोई है जो माना जाता है तो वो है महाराष्ट्र में शनि सिंगणापुर, जो लगभग नासिक से 130 किलोमीटर की दूरी पर है।
वहाँ का महात्मा आज भी है कि वहाँ घरों में चौखट और दरवाजे आज भी नहीं लगाए जाते हैं। मैंने जाके खुद देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। चाहे वहाँ बैंक हो और चाहे वहाँ रेस्टोरेंट हो और चाहे वहाँ चाय की दुकान हो, चाहे फल प्रसाद की दुकान हो, किसी भी जगह वहाँ चौखट और दरवाजे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि अगर यहाँ कोई चोरी कर लेता है तो वो 5 किलोमीटर के अंदर ही अंधा होकर के घूमने लगता है और 5 किलोमीटर के बाहर जा नहीं पाता है, इसलिए वहाँ चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं। अगर आपको भी आश्चर्य तो लग ही रहा होगा कि अरे ऐसा भी जगह होता है जहाँ घरों में दरवाजे ना हो, जहाँ घर में चौखट ना लगता हो। हाँ, पर्दा लगा लेते हैं कोई कोई लोग अपने घर के दरवाजे के सामने, एक पर्दा कपड़े का लगा देते हैं, वो तो मैंने देखा है, लेकिन चौखट नहीं होता तो दरवाजा कहाँ से होगा। एक बार शनि सिंगलापुर तो जाना चाहिए। और वहाँ जानते हैं क्या है शनिदेव का, 2 पत्थर के शिलाएं खड़ी हैं केवल, एक बड़ी शिला है एक छोटी शिला है, 2 शिलाएं खड़ी हैं, उसी पर लोग तेल चढ़ाते हैं और उसी को लोग शनिदेव मानकर पूजा करते हैं। उसमें न आँख बनी हुई है, न सर बना हुआ है, न मुंह बना हुआ है, न हाथ बना हुआ है, न पैर बना हुआ है। ये शनि का सबसे सिद्ध स्थान है भारत की धरती पर। अगर कभी संयोग बने और आप त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाएं तो वहाँ से मैं चाहूँगा कि आप शनि सिंगलापुर भी जाएं। वहाँ ये भारत का एक अलौकिक स्थान है जहाँ घर में दरवाजे और चौखट नहीं लगते हैं। जरूर जाना चाहिए। और पीपल के पेड़ में हर समय जल अर्पित करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन लग्न वालों को नई नौकरी और नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। आपकी नौकरी ने उड़ा दी है आपकी रातों की नींद। क्या आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हैं और चाहते हैं कि हो जाए आपकी तरक्की, तो आप सही जगह हैं, क्योंकि काल चक्र में आज पंडित जी लग्न के अनुसार बता रहे हैं वो अचूक उपाय जो दिलाएंगे आपको तरक्की और बनाएंगे आपको एक कामयाब इंसान। तो ध्यान से देखते रहिए काल चक्र। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वाले लोग नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि सूर्य और शुक्र, ये 2 ग्रह आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके आजीविका के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शुक्र बलवान है और अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप राजा महाराजा हो, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर सूर्य निर्बल है, शुक्र निर्बल है, तो फिर पूरा जीवन प्रतिभा होते हुए भी सफलता के लिए भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। और यदि पापक ग्रहों की स्थिति आपके राशि में है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं जैसे इस समय सिंह लग्न में केतु की स्थिति है, इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनके लग्न में केतु की स्थिति होगी, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्थिति बनती है ना। तो सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर ग्रह नौकरी के भाव पर शुभ प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो अपने ही अहंकार के कारण इनको नौकरी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक कमी तो सिंह राशि के जातकों में होती है, चाहे अच्छाई हो या ना हो, लेकिन एक बुराई होती है कि ये अंडर एस्टिमेट नहीं हो पाते हैं, ये जल्दी से किसी के नियंत्रण में नहीं हो पाते हैं। इन्हें हर समय नेतृत्व करना पसंद होता है, ये कभी किसी के मार्गदर्शन में चलना तो पसंद ही नहीं करते। ये बात अलग है कि अगर वृश्चिक राशि का कोई अदना सा व्यक्ति मिल जाए तो इनकी बैंड बज जाती है। बाकी की 10 राशियों पर तो ये झंडा गाड़ के हावी रहते हैं और ये अपनी ही मनमर्जी चलाते हैं। तो कभी कभी उतनी प्रतिभा नहीं रहती है और उतनी मास्टरी दिखाते हैं, जिसके कारण फेल भी हो जाते हैं। और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कभी कभी ये मानसिक रूप से अस्थिर भी हो जाते हैं। इनको नौकरी में मुश्किलों से निकलने के लिए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।
सिंह राशि के जातकों को तो सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, और कोई राशि वाले करें ना करें, लेकिन सिंह राशि वालों को तो चाहिए कि सूर्य इनके राशि स्वामी हैं, नित्य सूर्य को अर्घ दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। इससे जानते हैं आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में आ रही रुकावट दूर होगी। आपको ज़्यादा क्रोध और उग्रता से बचना चाहिए। रविवार को ज्वार मंदिर में दान कर दीजिए। हरी सब्जियां और कंबल जरूरतमंद लोगों को दान कर दीजिए। अगर सिंह राशि का कोई जातक साधना करना चाहता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, यद्यपि विषय नहीं है, विषयांतर कर रहा हूं, इसके लिए क्षमा करिएगा। अगर गायत्री मंत्र का 10,000 जप नित्य कर लिया जाए 16 वर्षों तक, तो 24 लाख का 24 पुरस्चरण हो जाएगा। और 16 वर्ष तक एकांत में रह करके 10,000 गायत्री मंत्र का अगर रोज जप कर लिया जाए तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जानते हैं? उसे अगर इंद्र का पद चाहिए तो इंद्र का पद मिल जाएगा, उसे अगर ब्रह्मा का पद चाहिए तो ब्रह्मा का पद मिल जाएगा। यहाँ भौतिक छोटी मोटी बातें तो कुछ अस्तित्व में नहीं रहती है। ये पृथ्वी तो कहीं कण भर नहीं टिकती है। लेकिन अगर ये तपस्या हो जाए, 10,000 नित्य गायत्री मंत्र का जप, प्रातः सायं हवन, सूर्य को अर्घ और सात्विक भोजन, एकांतवास, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, 16 साल की साधना अगर ये हो जाए, किसी तीर्थ में रुक करके, किसी पवित्र नदी के किनारे रुक करके, तो 16 साल के बाद वो व्यक्ति जब चाहे तब एक आदेश पर स्वर्ग से विमान बुला सकता है, इंद्रादिक पद को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मादिक पद को प्राप्त कर सकता है, त्रिदेवों का दर्शन खुली आंखों से कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये सारी बात जो मैं कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ, मनगढ़ंत नहीं है। लेकिन गायत्री का 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है और 24 पुरस्चरण करने के बाद ही गायत्री सिद्ध होती हैं। जब तक 24वां पुरस्चरण सिद्ध नहीं होगा तब तक गायत्री माता ना तो दर्शन देती हैं ना तो वरदान देती हैं। सिद्धि तो 2 बार मंत्र पढ़ने से हो जाती है। लाभ तो आपको, अगर आपको डर लग रहा है या भूत प्रेत की बाधा है या किसी को बेहोशी आ गई है तो 5 बार गायत्री पढ़ के पानी में फूंक मार के और उस पानी का छींटा मार दीजिए या पानी पिला दीजिए, तत्काल आपको आराम मिल जाएगा। प्रभाव तो इतना है, लेकिन सिद्धि में बहुत समय लगता है। सिद्धि में 16 साल का समय लगता है। एक राजा बाबा थे हमारे यहाँ विंध्यवासिनी में, बहुत बड़े संत हुए आज के लगभग 60-70 साल पहले। तो उन्होंने एक किताब लिखी हुई है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर गायत्री मंत्र का 10,000 जप श्वास पर किया जाए, श्वास माने ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम कहते हुए श्वास को नाभि तक खींचा जाए, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कहते हुए श्वास को छोड़ा जाए। इस तरह से अगर 10,000 मंत्र का रोज जप किया जाए तो गायत्री माता बहुत शीघ्र ही अपने साधक को दर्शन देती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बुध और मंगल की स्थिति बहुत कुछ हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार होती है कि कन्या लग्न वालों का जीवन कैसा होगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, नौकरी की स्थिति कैसी होगी। बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है मंगल और बुध पर। तो कन्या लग्न वालों की कुंडली में अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव पर हो या 3य भाव पर हो तो उन पर परफेक्शन हावी होने लगता है। अगर बॉस हैं तो अपने साथ नीचे काम करने वालों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। नौकरी में खुद पर जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां खुद ही लेने में से हमेशा परेशान रहते हैं। नौकरी में आ रही किसी भी तरह की मुश्किलों से निकलने के लिए इनको हर रोज़ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। अपने मुख्य ग्रह बुध को ही मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। फिटकिरी, हरा कपड़ा और साबूदाना दान करना चाहिए।
दही और मिश्री का दान करना चाहिए, धर्मस्थान में दान करना चाहिए। ये कन्या लग्न अगर आपकी है तो मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ कि आप ये उपाय अपना लीजिए, आपका ये जन्म अगला जन्म दोनों बन जाएगा। वो क्या? महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप ज़्यादा नहीं, केवल 108 बार रोज सुबह शाम जप करना शुरू कर दीजिए, और अगर संभव हो तो इस जप संख्या को बढ़ाते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में कि किसी प्रकार का दुर्भाग्य आपके जीवन में शेष ही नहीं रहेगा। ये महामंत्र है, श्री हरि विष्णु का महामंत्र है, और इसका 3 करोड़ जप करने से, शांतरणोपनिषद में लिखा है कि इसका 3 करोड़ जप करने से प्रभु श्री राम स्वयं दर्शन देते हैं। बिना साधना के कुछ नहीं मिलने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति की वजह से तुला लग्न वालों को नौकरी से जुड़ी कैसी दिक्कतों का सामना करना होता है, और साथ ही तुला लग्न वालों को नई जॉब और प्रमोशन के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला लग्न के जातकों को चाहिए कि आप चंद्रमा और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं और शुक्र की स्थिति अच्छी है, फिर आपका जीवन धन्य है। आप जहाँ भी हाथ रखेंगे वहीं सफलता मिलेगी, जहाँ भी कदम बढ़ाएंगे वहीं मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर तुला लग्न पाप पीड़ित है, कर्क राशि पाप पीड़ित है, और बृहस्पति पीड़ित है, तो नौकरी में फैसले आप नहीं ले पाएंगे जल्दी। हर समय डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम आएगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लूज रहेगा। हमेशा अपनी कार्यक्षमता पर आपको ही संदेह रहेगा। तो ऐसे में आपको नित्य अपने व्यक्तित्व में अगर आपको लगे कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो मेरा आग्रह मान लीजिए, आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह करना शुरू करिए, और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि प्रभु आत्मविश्वास दीजिए, प्रभु आत्मविश्वास दीजिए, शरणागति लीजिए। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करने लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि 1 साल के अंदर ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देगा। जिन घरों में रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, इन 3 सूक्तों का पाठ नित्य होता है, उन घरों में ऋण, रोग, दरिद्रता कभी नहीं आती है, चाहे वो किसी राशि का हो, चाहे वो किसी लग्न का हो। और आज YouTube के ज़माने में आप मोबाइल पे रील देखते हैं, मोबाइल पे YouTube में चीज़ें देखते हैं। अगर आप YouTube पर रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त चला करके सुबह शाम छोड़ दें, तो ये 10-10 मिनट के अंदर तीनों सूक्त चल जाएंगे, और आपके घर का वातावरण एकदम स्वर्ग जैसा हो जाएगा, और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपके घर में होगी। ऐसा सब लोगों को करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वालों के बारे में कि वृश्चिक लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में कैसी समस्याओं का सामना करना हो सकता है, साथ ही इन समस्याओं से पार पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, शनि और सूर्य दोनों ग्रहों का मूल्यांकन करने के बाद ये बात समझ में आती है कि वृश्चिक लग्न का जातक अपने जीवन में कितनी उपलब्धि अर्जित करेगा। वैसे वृश्चिक लग्न के जातकों का भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, आजीविका भाव का स्वामी सूर्य होता है। इनकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत है, शनि की स्थिति मजबूत है, तो पक्का मान के चलिए कि ऐसे लोग आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव ग्रहों का है तो ये किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके मन में संदेह रहता है
कि इनके सहकर्मी इनका फायदा उठाएंगे या धोखा देंगे। इनको अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को भी मजबूत करना चाहिए और मंगल की शांति के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। चने की दाल धर्म स्थान में दान करना चाहिए। हरी सब्जियां जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। ऐसे लोगों को हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाना चाहिए। हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो 1.25 पाव लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और श्रद्धा के साथ वहाँ पुजारी से कह करके अपने माथे पर हनुमान जी के पैरों से सिंदूर जो होता है उसको अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे भाग्योदय में आ रही परेशानी ठीक होती है और किसी भी प्रकार के नज़र, जादू, टोना टोटके के दोष से आप बचते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से धनु लग्न वालों के बारे में कि उन्हें अगर नौकरी में परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें। देखिए, धनु लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको शनि और बुध दोनों ग्रहों के प्रभाव को देख करके ही आपके जीवन का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन बृहस्पति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बृहस्पति फर्स्ट टारगेट पर रहेगा। इसलिए भाई, अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो धनु राशि के जातक धैर्यहीन हो जाते हैं। प्रायः अगर धनु लग्न में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। ऐसे लोग होते बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन कोई काम जब उनका अपना होता है या उनके परिवार से रिलेटेड होता है जिसमें उनका भविष्य इन्वॉल्व होता है, तो इतना ज़्यादा पेशेंसलेस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा धैर्यहीन हो जाते हैं कि एकदम छोटे बालक की तरह फैल जाते हैं। और ऐसे लोग प्रायः अपने वर्क नेचर से संतुष्ट नहीं रहते हैं। नौकरी में तरक्की और स्थिरता पाने के लिए आपको बृहस्पति का उपाय करते रहना चाहिए। पुखराज जरूर आपको धारण करना चाहिए। गंगा स्नान भी समय समय पर करते रहना चाहिए और अपने घर में हर समय आपको गंगा जल रखना चाहिए। और गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। गाय को चने की भीगी हुई दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। जूता और छाता किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर लग्न वालों के में। और मकर लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनका नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कौन से इनको आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। अगर किसी का जन्म मकर लग्न में हुआ है तो उसके शनि, बृहस्पति और शुक्र, इन 3 ग्रहों का मूल्यांकन करना जरूरी बनता है। अगर ये तीनों ग्रह अच्छे हैं तो जिंदगी जय जय। अगर ये तीनों ग्रह पाप पीड़ित हैं, अस्त हैं, अशुभ हैं, नीच नवांशक में हैं, तो फिर जिंदगी कठिन हो जाती है। तो भाई, मकर लग्न वाले लोगों को नौकरी में बहुत ज़्यादा काम का बोझ पड़ता है। इन कारणों से मकर लग्न वाले हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मकर लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और तरक्की पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। शनि ग्रह की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जल भी चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक भी करना चाहिए। किसी भी सोमवार को शिव मंदिर के पुजारी को भोजन कराना चाहिए। आप जानते हैं, अगर किसी की मकर लग्न है और वो नवरात्रों का व्रत करना शुरू कर दे, 9 दिन नवरात्रों का व्रत करना शुरू कर दे और अपने ज़िंदगी में 25 साल नवरात्रों का व्रत कर ले, तो उसकी कुंडली कितनी भी खराब हो लेकिन उसकी कुंडली अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवती की कृपा से निश्चित रूप से उसका राज उदय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ लग्न वालों के बारे में कि अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए। कुंभ लग्न वालों को बताऊं, केवल मंगल और शनि ये 2 मेहरबान हों तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। केवल मंगल मजबूत हो और शनि मजबूत हो, ये दोनों का शुभ प्रभाव बन रहा हो तो फिर जय जय है एकदम से। लेकिन अगर
मंगल और शनि अशुभ स्थिति में हो गए या निर्बल हो गए या कमजोर हो गए तो भाई नौकरी में खुद को हमेशा ऐसे लोग अकेला पाते हैं। कार्य क्षेत्र में दूसरों से घुलने मिलने में इनको दिक्कत आती है। कुंभ लग्न वाले नौकरी में तरक्की और स्थिरता लाने के लिए साल में 2-3 बार गंगा स्नान किया करें, शनि को मजबूत करें, भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करें, लाल गुलाबी और पीले रंग कम धारण करें, रोटी पर सरसों का तेल लगाकर गाय कुत्ते कौए को खिलाएं, काली उड़द तिल और काला नमक का दान करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, मीठी बूंदी का प्रसाद बांटें। और कुंभ लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि आप एक तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार को शाम को कर लिया करिए और दूसरे नित्य बजरंग बाण का पाठ कर लिया करिए हनुमान चालीसा के साथ साथ। तो इससे क्या होगा कि अनवांटेड जो आपके विरोधी हैं वो कभी आपके सामने नहीं आएंगे। पीठ पीछे चाहे जितना जो विरोध करे आपके सामने आते ही शरणागत हो जाएंगे। आप हनुमान जी की उपासना जरूर करते रहिए, क्योंकि हनुमान की उपासना ही आपके जीवन को सफलता के ऊंचाइयों तक, शिखर तक ले जाने वाली है। जितनी अच्छी आप हनुमान की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी, उतनी ज़्यादा सकारात्मकता रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जयपुर से टीना जुड़ चुकी हैं। टीना, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए टीना। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम स्वरूप है, डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1985, समय है 10:15 सुबह, राजस्थान। पंडित जी मेरे 2 सवाल है। अभी इनकी जॉब गुजरात में है, राजस्थान में ट्रांसफर कब होगा? एक वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान में, तो क्या उसमें इनका इंटरव्यू हो जाएगा, उसमें इनका सिलेक्शन हो जाएगा? और इसके लिए उपाय बताएं। दूसरा सवाल है, इनका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? अभी तत्काल में तो मतलब कि स्थानांतरण का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भविष्य की बात जो आप पूछ रही हो तो भविष्य तो ठीक है। बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। भविष्य तो एकदम, वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है, लेकिन मनपसंद जगह पर आगमन हो जाए ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। मनपसंद जगह पर अगर आना चाहते हैं तो इसके लिए एक नवचंडी का पाठ करवा लेना चाहिए। नवचंडी का पाठ दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ संपुटित ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से संपुट लगा के 9 पाठ करवा करके हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मणों को भोजन करवा दें तो हो सकता है कि ये जल्दी अपने राजस्थान में भी आ जाएं। और चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी होती है, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। जिन लोगों का मीन लग्न में जन्म होता है ना, उन लोगों के नौकरी पेशा या आजीविका के लिए विचार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र की ताकत का अनुमान लगाना पहले आवश्यक होता है, क्योंकि शुक्र इनके पराक्रम भाव का स्वामी होता है और बृहस्पति इनके शरीर भाव का और आजीविका भाव का स्वामी होता है। तो मीन लग्न के लोग जो हैं, नौकरी पेशा लोग जो हैं, ये अशुभ ग्रहों के कारण नौकरी में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में घबराते हैं। ये तब होगा जब बृहस्पति नीच राशि या नीच नवांशक में होगा। इनकी अपनी कंपनी से, अपने बॉस से, अपने सहकर्मियों से ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जो पूरी ही नहीं हो सकती। अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ये अपनी नौकरी पर नियंत्रण खो बैठते हैं। इनको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में श्रमदान करना चाहिए, किसी भी तरह का दान नहीं लेना चाहिए। नौकरी पर जाने से पहले केसर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर गुरुवार को जल अर्पित करना चाहिए और बृहस्पति शांति के उपाय करने चाहिए और नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।